Hi guys, welcome to another interesting session of shear forces and bending moments. पहले तीन पार्ट्स में हम लोगों ने इस सीरीज में देखा है कि बीम मेंबर्स क्या होता है, बीम पर सपोर्ट्स कैसे होते हैं, लोड्स कैसे होते हैं, बीम के सपोर्ट के अकॉर्डिंग बीम्स के टाइप्स कितने होते हैं, और बीम रिलेटेड हम लोगों ने दो टेक्निकल टर्म्स भी फोकस किए थी, दैट इज शेयर फोर्सेस एंड बेंडिंग मोमेंट्स. ये पूरा डिटेल जो है हम लोगों ने पहले तीन पार्ट्स में कवर अप कर लिया है. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों पार्ट्स की लिंक आपके लिए अवेलेबल है. अगर आप लोगों ने पहले उसे नहीं देखा है तो पहले उस तीनों पार्ट्स को देख लीजिए, बाद में इस वीडियो को कंटिन्यू कर लीजिए ताकि आप लोग को पूरा वीडियो डिटेल में समझ आ जाए. ओके, सो शियर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेशंस के बहुत सारे पर्पस है बेटा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और इसेंशियल पार्ट बन जाता है कि जब भी आप लोग कोई बीम मेंबर डिजाइन करते हो, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि फेल्यूर ऑफ बीम ड्यू टू शियर फोर्सेस, फेल्यूर ऑफ बीम ड्यू टू बेंडिंग एंड डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम. सो डिफ्लेक्शन कैसे हो सकता है, फेल्यूर कैसे हो सकता है, शियर फोर्सेस किस पॉइंट पर ज्यादा है, किस पॉइंट पर कम है, शियर फोर्सेस का बिहेवियर कैसा है, बेंडिंग मोमेंट्स कैसे बिहेव कर रहा है अलोंग द सेक्शन ऑफ बीम. ये पूरे डिटेल जो है बेटा आप लोग शियर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से प्रेडिक्ट कर सकते हो. सो शियर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट के साथ साथ में उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आज पूरा हम लोग कवर अप करने वाले हैं. सो जब भी हम लोग शियर फोर्सेस की बात करते हैं तो शियर फोर्स का मतलब होता है एनी सेक्शन. अगर मुझे यहां इस सेक्शन पर शियर फोर्स कैलकुलेट करना है, सेक्शन ए, इसका मतलब क्या होता है कि शियर फोर्स का मतलब होता है इस सेक्शन ऑफ बीम, इसके राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में. इसका मतलब है आइदर साइड, कोई भी एक साइड ले लीजिए, उस साइड में जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है वो सब वर्टिकल फोर्सेस की जो अलजेब्रिक सम होती है उस अलजेब्रिक सम को हम लोग बोलते हैं बेटा शियर फोर्स एट दैट सेक्शन. सो ध्यान रखना है व्हाट इज मीन बाय शियर फोर्स. शियर फोर्स को आप लोग को मैथमेटिकली ध्यान रखना है कि शियर फोर्स अलोंग एनी सेक्शन ऑफ बीम मतलब उस सेक्शन के राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में जितने भी वर्टिकल फोर्स है सब वर्टिकल फोर्सेस की अलजेब्रिक सम मतलब उस पॉइंट पर या उस सेक्शन पर उसका शियर फोर्स वैल्यूएशन से बेटा. उसके बाद में इन द सेम वे वही सेक्शंस पर या फिर कोई भी सेक्शन रहे उस सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट का मतलब है उसके राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है एक ही साइड, एक तो राइट या फिर लेफ्ट, वो सब वर्टिकल फोर्सेस का मोमेंट वही सेक्शन से लिया है हम लोगों ने, उसकी अलजेब्रिक सम मतलब होता है बेटा बेंडिंग मोमेंट एट दैट सेक्शन. सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस का मोमेंट ही नहीं, अगर उस साइड में कोई दूसरा मोमेंट भी प्रेजेंट है तो उसका भी मोमेंट. सो ऑल मोमेंट्स एक्टिंग ऑन आइदर साइड्स उसकी अलजेब्रिक सम मतलब होता है बेटा बेंडिंग मोमेंट एट दैट सेक्शन, और सब वर्टिकल फोर्सेस ऑन आइदर साइड्स उसका मतलब होता है बेटा शियर फोर्स एट दैट सेक्शन. पूरा डिटेल में हम लोगों ने लास्ट पार्ट में कवर अप कर लिया है. सो आज हम लोग फोकस करने वाले हैं कि एग्जैक्टली शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट्स का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन. सो बीम सेक्शन जो होता है बेटा, तो बीम का सेक्शन तो बहुत बड़ा होता है, अलोंग द लेंथ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेक्शंस होते हैं. सो इस इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेक्शंस के लिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं शियर फोर्सेस को, और वही रिप्रेजेंटेशन हम लोग इंडिकेट करते हैं दो डायग्राम्स में. पहली डायग्राम होती है शियर फोर्स डायग्राम और दूसरी डायग्राम होती है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. शियर फोर्स डायग्राम इसे हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं SFD. S स्टैंड्स फॉर शियर, F स्टैंड्स फॉर फोर्स, D स्टैंड्स फॉर डायग्राम. और दूसरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम BMD. सो ये तीनों लेटर जो होते हैं बेटा, ये तीनों लेटर से ये डायग्राम फेमस हो गई. SFD 3 लेटर्स, BMD 3 लेटर्स. सो शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का मतलब क्या होता है? So it is simply a graphical representation of shear force and bending moment. अगर SFD की बात करते हैं, shear force diagram की बात करते हैं, तो ये इसका मतलब होता है it is graphical representation और distribution of shear forces along the length of a beam. या फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका मतलब होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट along the length of beam. कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे या फिर किस वैल्यूएशंस के साथ में कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है, तो उस रिप्रेजेंटेशन को ही हम लोग बोलते हैं SFD एंड BMD. सो क्या होता है बेटा कि कोई ऐसा सेक्शन होता है वहां पर बेंडिंग मोमेंट्स की वैल्यू पॉजिटिव ज्यादा होती है, कोई ऐसा सेक्शन होता है कि वहां पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 हो सकती है, कोई ऐसा सेक्शन हो सकता है इसकी साइड में निगेटिव हो सकता है, शियर फोर्सेस पॉजिटिव हो सकते हैं, शियर फोर्सेस निगेटिव हो सकते हैं, कहीं पर निगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो सकते हैं. अलोंग द सेक्शन कैसे शियर फोर्स वैरी होता है, अलोंग द सेक्शंस कैसे बेंडिंग मोमेंट्स वैरी होता है, कितने वैल्यूएशंस होता है, इसका पूरा रिप्रेजेंटेशन जब हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे बोलते हैं शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. सो व्हाट इज एग्जैक्टली शियर फोर्स डायग्राम?
It is graphical representation of or distribution of shear forces along the length of a beam. Or what is meant by bending moment diagram? It is a graphical representation of a bending moment along the length of a beam. पूरे सेक्शन में, पूरे लेंथ में बीम पर बेंडिंग मोमेंट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, वैल्यूएशंस कैसा है, बीएमडी में हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैसे शियर फोर्स वैरी होता है, चेंज होता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, उसे हम लोग एसएफडी में इंडिकेट करेंगे. सो एसएफडी और बीएमडी हम लोग बनाते कैसे, कुछ पॉइंट्स हम लोग को पता होने चाहिए कि व्हाइल ड्राइंग एसएफडी एंड बीएमडी. सो एसएफडी का मतलब होता है शियर फोर्स और बीएमडी का मतलब होता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. सो जब भी हम लोग शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो कैसे ड्रॉ करते हैं? तो सबसे पहले तो हम लोग बीम की डायग्राम ड्रॉ करते हैं फ्री स्पेस में. सो कोई भी बीम अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं बेटा, तो बीम का ड्राइंग करते टाइम हम लोग उसका जो स्पैन होता है, उस स्पैन एक हॉरिजॉन्टल लाइन से इंडिकेट करते हैं. सो ये हो गया हमारे लिए बीम. अगर ये बीम है फ्रॉम ए टू बी, सो बेटा बीम के टाइप अगर एंड में दो सपोर्ट्स है तो सिंपली सपोर्टेड है, एक ही साइड में सपोर्टेड है दूसरा फ्री है तो कैंटिलीवर बीम है. एक साइड सपोर्ट है, बीच में कहीं तो भी सपोर्ट है, दूसरा फ्री है तो ओवरहैंग बीम है. नंबर ऑफ सपोर्ट्स है तो कंटिन्यूअस बीम है. सो बीम जो भी होता है अलोंग द लेंथ हम लोग इसे हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. फ्रॉम ए टू बी दिस लेंथ रिप्रेजेंट द स्पैन ऑफ बी. ये क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? द स्पैन ऑफ बीम. यहां पर स्पैन ऑफ बीम हो गया बेटा. सो दिस इज माई स्पैन ऑफ बीम. ये हमारा स्पैन हो गया बेटा, विच रिप्रेजेंट्स द स्पैन ऑफ अ बीम. तो इसने स्पैन रिप्रेजेंट कर दिया. सो जब हम लोग स्पैन की बात करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पैन ऑफ अ बीम, सो इस स्पैन में क्या होता है कि बहुत सारे लोडिंग्स होते हैं. सपोज यहां पर लोड है पॉइंट लोड, यहां पर दूसरा कोई तो भी लोड है, सो या फिर यहां पर यूडीएल टाइप का लोड है, कोई भी लोड है. सो ये हो गई बेटा उसकी लोडिंग सिस्टम्स. उसके बाद में जहां पर सपोर्ट्स होते हैं वहां पर हम लोग लिखते हैं रिएक्शंस. अगर सिंपली मान लेते हैं कि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है तो इसका ये वर्टिकली अपवर्ड रिएक्शन आर ए, इसका ये वर्टिकली अपवर्ड रिएक्शन आर बी. सो जितने भी लोडिंग्स होती है बेटा, जितने भी लोड्स है अलोंग द रिएक्शंस भी होती है वर्टिकली अपवर्ड, सिंपली सपोर्टेड, दो रिएक्शंस अवेलेबल है. जितना लोड यहां पर अवेलेबल है, इट इज ये पॉइंट लोड है, दूसरा पॉइंट लोड है, यूडीएल है, जैसा डिस्ट्रीब्यूशन है लोड का वैसे डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग सबसे पहले डायग्राम में ड्रॉ करते हैं अलोंग द स्पैन, जिसे हम लोग स्पेस डायग्राम बोलते हैं. और स्पेस डायग्राम में क्या होता है बेटा कि जो बीम होता है वहां पे जितने भी लोड्स अवेलेबल है विथ रिएक्शन फोर्सेस, सब लोड का कैलकुलेशन हम लोग यहां पर लिखते हैं. सो यहां पर हमें पूरा पता चल गया बेटा कि एग्जैक्टली बीम्स कैसा है, बीम पर लोड्स कैसे है, बीम पर रिएक्शंस कैसे है, सब वैल्यूएशंस यहां पर लिखते हैं. और ये वैल्यूएशंस जब हम लोग कंप्लीट करते हैं उसके बाद में हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं, ड्राइंग ड्रॉ करते हैं शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. सो जनरली शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम स्पेस डायग्राम के नीचे सेम लेंथ में ड्रॉ करते हैं. तो ध्यान रखना है बेटा, द लेंथ ऑफ अ बीम इक्वल्स टू स्पैन ऑफ अ बीम, और यही लेंथ होती है आपकी शियर फोर्स डायग्राम की और यही लेंथ होती है आपकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की. पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, द लेंथ ऑफ शियर फोर्स डायग्राम, द लेंथ ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इक्वल टू द लेंथ और स्पैन ऑफ अ बीम. जितना स्पैन है उतने ही लेंथ के अलावा हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं. सो लेंथ तो इक्वल बनेगी बेटा. सो ये इक्वल लेंथ में हम लोग यहां पर शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. सो एग्जैक्टली इसके नीचे हम लोग शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं. सो इसे थोड़ा प्रोजेक्ट करते हैं. सो ऐसे, सो लेंथ ऑफ बीम इक्वल्स टू लेंथ ऑफ शियर फोर्स डायग्राम. सो बेटा ये हो गई लेंथ ऑफ शियर फोर्स डायग्राम. सो देखो बेटा जितनी लेंथ है सेम लेंथ में शियर फोर्स डायग्राम का डिस्ट्रीब्यूशन किया है. चलो उसके बाद में जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहां पर ड्रॉ की है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर वाला जो पोर्शन है ये रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव शियर फोर्स. इस लाइन के ऊपर जो लिखा हुआ रहेगा बेटा दैट रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव वैल्यू ऑफ शियर फोर्स. और इस लाइन के नीचे जो लिखेंगे हम लोग उसे बोलते हैं नेगेटिव वैल्यू ऑफ शियर फोर्स. और एग्जैक्टली इस लाइन पर जो रहेगा बेटा वैल्यू वो होता है जीरो शियर फोर्स. सो हम लोग इस सेक्शन के अलोंग में
जितने भी shear forces होंगे उसका डिस्ट्रीब्यूशन इन लाइन के अलॉन्ग लिखेंगे। अगर ऊपर साइड में लिखते हैं तो उसे हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, नीचे साइड में लिखते हैं तो उसे हम लोग निगेटिव कंसिडर कर सकते हैं। ओके, सो अगर मेरा shear force है तो shear force डिस्ट्रीब्यूशन सपोज यहाँ पर ऐसा है, ये यहाँ पर shear force नीचे है, उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होता है, यहाँ पर ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है। सो दिस डिस्ट्रीब्यूशंस, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा, इस डिस्ट्रीब्यूशन में अलोंग द सेक्शंस कैसे वैल्यूएशंस बना है, दैट वैल्यूएशंस और रिप्रेजेंटेशन, इसे बोलते हैं shear force डायग्राम। मतलब ये साइड अगर नीचे तो ये निगेटिव साइड में shear force है, इस पॉइंट पर shear force निगेटिव टू पॉजिटिव चेंज होता है, यहां पर सडनली इसकी वैल्यू चेंज होती है, इस सेक्शन के अलोंग इसकी shear force वैल्यू सेम है, इस सेक्शन से इस सेक्शन तक shear force की वैल्यूएशन सेम है। सो जैसा रिप्रेजेंटेशन है, जैसे वैल्यूएशन है, उस वैल्यूएशन का रिप्रेजेंटेशन होता है shear force डायग्राम। और जितने भी पॉइंट्स जनरली हम लोग साइलेंटली इसे इंडिकेट कर सकते हैं, अगर इस पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, सो इस वैल्यूएशन पॉइंट पर हम लोग उसका वैल्यू भी लिखते हैं। सपोज यहाँ पर अगर वैल्यूएशन है -10 न्यूटन तो ये 10 न्यूटन हो गया, यहाँ पर सपोज वैल्यू है -2 न्यूटन तो 2 न्यूटन हो गया है, यहाँ पर सपोज 3 न्यूटन पॉजिटिव है, यहाँ पर सपोज 10 न्यूटन पॉजिटिव है। सो हम लोग ये सब जो पॉइंट्स होते हैं उस पॉइंट पर जितने वैल्यूएशन है, साइलेंट पॉइंट्स पर उसका वैल्यूएशंस भी लिख देते हैं। ओके, सो जितनी लेंथ होती है वही लेंथ में हम लोग shear force डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यू करते हैं। जो रेफरेंस लाइंस है उसके नीचे निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव shear forces, लाइन पर 0। जैसे जैसे shear force डिस्ट्रीब्यूशन होता है वही सेम में हम लोग यहाँ पर लोकस ऑफ पॉइंट या फिर ग्राफ प्लॉट करते हैं, जिसे हम लोग shear force डायग्राम बोलते हैं। ओके, इन द सेम वे इसके नीचे हम लोग ड्रॉ करते हैं बेटा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सो दिस इज माय SFD, और इसके नीचे हम लोग ड्रॉ करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सेम सेम, देखो ध्यान रखो बेटा, जैसे लेंथ ऑफ अ बीम मतलब लेंथ ऑफ अ shear force डायग्राम, इन द सेम वे द लेंथ ऑफ अ बीम और लेंथ ऑफ shear force डायग्राम इक्वल्स टू लेंथ ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आल्सो। सो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की भी वही लेंथ होती है बेटा। So this length is also bending moment diagram length, और ये bending moment diagram की लेंथ पर हम लोग यहाँ पर along the length यहाँ पर रिप्रेजेंट करने वाले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट्स। सेम जैसे बेटा इस लाइन के नीचे वाला जो बेंडिंग मोमेंट होता है, निगेटिव बेंडिंग मोमेंट लाइन के नीचे ड्रॉ करते हैं हम लोग। जो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होता है उसे हम लोग लाइन के ऊपर ड्रॉ करते हैं, और जो लाइन होती है बेटा उस पॉइंट पर जो बेंडिंग मोमेंट रिप्रेजेंटेशन होता है वो रिप्रेजेंटेशन होता है जीरो रिप्रेजेंटेशन। सो जब भी मुझे निगेटिव बेंडिंग मोमेंट वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है तो लाइन के नीचे ड्रॉ करूंगा, पॉजिटिव है तो ऊपर ड्रॉ करूंगा, डिस्ट्रीब्यूशंस कंसीडर करूंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन जीरो लाइन बन जाएगी बेटा। सो दिस इज माय जीरो, और यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेट करते हैं। सो अगर इस वैल्यूएशंस की हम लोग बात करते हैं, सपोज यहां पर कोई वैल्यूएशंस होता है, सो यहाँ पर जो वैल्यू है सपोज यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, सो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे चलता है, इसका कैसे होता है, ये कैसे होता है। सो दिस वैल्यूएशंस जो होती है बेटा, तो इस वैल्यूएशंस को हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज इस shear force पोजीशंस पर इसका बेंडिंग मोमेंट कितना है, इस shear force पोजीशन पर कितना है, इस पोजीशंस पर बेंडिंग मोमेंट कितना है, सब जो वैल्यूएशंस रिप्रेजेंटेशन होता है। और जो ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं इसे बोलते हैं हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सो मैंने तो सिंपली वर्ड्स में बता दिया है कि एग्जैक्टली shear force डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होती क्या है। ओके, सो आप लोग को नॉर्मली पता चल गया होगा बेटा कि shear force डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एक दूसरे के नीचे ही ड्रॉ करते हैं। ये shear force होगा डिस्ट्रीब्यूशन, ये बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि shear forces और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की साइलेंट फीचर्स क्या होती है। अब साइलेंट फीचर्स की बात करते हैं बेटा। सो वर्टिकल रिएक्शंस वगैरह जो है तो हमको पहले कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले shear force कैलकुलेशन जब हम लोग करते हैं तो सब लोड्स को हम लोग इस डायग्राम में लिखते हैं। अगर कोई अननोन है तो उसे पहले कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा जो लोडिंग सिस्टम है तो वो तो अननोन नहीं रहेंगी, हमें तो बता देगी कि भाई इतने इतने डिस्टेंस पर पॉइंट लोड है, इतने इतने स्पैन में यूडीएल लगा हुआ है, तो लोडिंग सिस्टम जनरली हमें पता होती है। हम लोग कैलकुलेट पहले करते हैं shear force और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैलकुलेशंस के लिए रिएक्शन ऑफ बीम्स। जो सपोर्ट्स होते हैं,
सपोर्ट्स की रिएक्शंस हम लोगों को कैलकुलेशंस करना होता है। सो सबसे पहले हम लोग को रिएक्शंस फाइंड आउट करने हैं विद द मेथड ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। सो पहले प्रोसेस इसी डायग्राम में कंप्लीट करनी होती है टू फाइंड आउट द रिएक्शन। सब अननोन फोर्सेस फाइंड आउट करना है, रिएक्शंस फाइंड आउट। सो इस डायग्राम में जितने भी फोर्स है पूरे डायग्राम में फोर्सेस क्लियर होने चाहिए। उसके बाद में हर एक सेक्शंस पर हम लोग जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं हर एक इंपॉर्टेंट सेक्शंस पर हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं। यानी कि बी सेक्शन है तो बी सेक्शन पर कितना शियर फोर्स है, सपोज ये सी सेक्शन है, सपोज डी सेक्शन है, तो अलोंग द बीम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, यानी कि इस पॉइंट पर फोर्स है तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां पर सी सेक्शन पर फोर्स लगा हुआ है तो सी पॉइंट है। सो अलोंग दिस इंपॉर्टेंट सेक्शंस हम लोग शियर फोर्स कैलकुलेट करते हैं। सी पर अगर मुझे कैलकुलेशंस करना है तो इसका मतलब आप लोग लेफ्ट या राइट साइड से ले सकते हो। लेफ्ट में सिर्फ आर ए फोर्स है, राइट साइड में ये पॉइंट लोड है, आर बी अपवर्ड है और यूडीएल डाउनवर्ड है। सो आप लेफ्ट का कैलकुलेशन करें या राइट का कैलकुलेशन करें। आपको ज्यादा फोर्सेस कैलकुलेशन में इंटरेस्ट है तो राइट साइड के 3 का कैलकुलेशन करिए। आपको शॉर्टकट यूज करना है तो लेफ्ट साइड में एक ही फोर्स है उसका कैलकुलेशन लिखिए। इट इज अलजेब्रिक सम करनी है बेटा। और ऐसे करके हम लोग हर एक पॉइंट्स पर कैलकुलेशंस कंप्लीट करेंगे शियर फोर्सेस का। और वही प्रोसेस हम लोग बेंडिंग मोमेंट के लिए रिपीट करेंगे। हर एक सेक्शंस पर हम लोग बेंडिंग मोमेंट्स कैलकुलेट करेंगे इंपॉर्टेंट सेक्शंस पर। और उसके बाद में हम लोग ग्राफ प्लॉट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो ग्राफ प्लॉटिंग में लेंथ और ये तो फिक्स होगा। सो कुछ पॉइंट्स आप लोग को ध्यान रखना है व्हाइल ड्राइंग द बेंडिंग मोमेंट एंड एसएफडी डायग्राम। सो एसएफडी और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में आपको ध्यान रखना है लेंथ इक्वल टू स्पैन ऑफ अ बीम। उसके बाद में आप लोगों को ध्यान रखना है कि शियर फोर्सेस का नेचर कैसे होता है। शियर फोर्सेस का नेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा। सो पहले आप लोग को ध्यान रखना है कि जो दो कॉन्सेंट्रिक लोड होते हैं बेटा, सी और डी के बीच में दूसरा कोई भी लोड नहीं है। सी एक पॉइंट लोड है, वहां पर सी पॉइंट पर एक पॉइंट लोड लगा हुआ है, डी पॉइंट पर दूसरा पॉइंट लोड है, और उसके बीच में कोई भी दूसरा अगर लोडिंग सिस्टम नहीं है, इसका मतलब है बेटा in between two concentric load the value of shear force remains constant। so बेटा आपको ध्यान रखना है कि जो C और D है उसके बीच में कोई दूसरा लोड नहीं है। सो दो कॉन्सेंट्रिक लोड जब होते हैं बेटा उसके बीच में वैल्यू ऑफ एनी सेक्शंस, अगर इस बीच में कोई भी सेक्शन मैं आपको लेता हूं तो हर एक सेक्शन पर द वैल्यू ऑफ शियर फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट। शियर फोर्स की वैल्यू नहीं बदलती है बेटा। सो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि दो पॉइंट लोड के बीच में शियर फोर्सेस की वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट। सो शियर फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट between 2 point load। पॉइंट लोड सेक्शन उसके बीच में कभी शियर फोर्स चेंज नहीं होता है बेटा। ओके, अगर चेंज नहीं होता बेटा तो उसके नीचे वाली जो शियर फोर्स वाली डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है अगर वो कांस्टेंट है, वैल्यूएशंस चेंज नहीं होता बेटा, तो उसे कंपलसरी हॉरिजॉन्टल ही ड्रॉ करना पड़ता है। अगर हॉरिजॉन्टल है इसका मतलब है हर एक पोजीशंस पर शियर फोर्सेस की वैल्यूएशन फिक्स है। तो ध्यान रखना है दो पॉइंट लोड के बीच वाले जो सेक्शन होता है वहां पर शियर फोर्स चेंज नहीं होता है। उसके नीचे शियर फोर्स डायग्राम का जो सेक्शन ड्रॉ होने वाला है वो कंपलसरी हॉरिजॉन्टल ही ड्रॉ होने वाला है, क्योंकि शियर फोर्स डायग्राम में शियर फोर्स वैल्यूएशन रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट, शियर फोर्स का जो वैल्यूएशन होता है डायग्राम जहां होती है बेटा, तो जहां पर पॉइंट लोड होता है, क्या होता है बेटा? पॉइंट लोड। सो पॉइंट लोड जिस पोजीशंस पर होता है उस पोजीशंस पर शियर फोर्स की वैल्यू सडनली इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है। अगर वर्टिकली डाउनवर्ड है उसे अगर हम लोगों ने पॉजिटिव कंसीडर कर लिया है तो इंक्रीज हो जाएगी। वर्टिकली अपवर्ड है उसे हम लोगों ने अगर निगेटिव कंसीडर कर लिया है तो वो डिक्रीज हो जाएगी। सो एट पॉइंट लोड वैल्यू ऑफ शियर फोर्स सडनली इंक्रीज और डिक्रीज्ड, इंक्रीज हो जाती है या फिर डिक्रीज हो जाती है विथ दिस वैल्यू। उसकी जितनी वैल्यू है बेटा उस वैल्यूएशंस के हिसाब से उसकी वैल्यू जो है डिक्रीज हो जाएगी या फिर इंक्रीज हो जाएगी। जहां पर पॉइंट लोड है
कंफर्म आपको ध्यान रखना है वहां पर सडनली इंक्रीज होगी। मतलब यहां पर डी पॉइंट लोड है, तो यहां पर ये वर्टिकली चेंज हो बेटा। जहां पर पॉइंट लोड है वहां पर वर्टिकल लाइन आएंगी बेटा, जो इंडिकेट करेंगे यहां पर सडन चेंज हुआ है। यहां पर पॉइंट लोड है, यहां पर सडन चेंज, वर्टिकल लाइन। ओके, सो जहां पर पॉइंट लोड है, दो पॉइंट लोड के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन, जहां पर पॉइंट लोड है वहां पर कंफर्म वर्टिकल लाइन उसकी वैल्यू सडनली चेंज करेगी बेटा। डिक्रीज हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है, जैसे हम लोग उसका साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, उसका साइन कन्वेंशन के हिसाब से उसे आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। ओके, सो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आप लोग को ध्यान रखना है बेटा कि शियर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशंस में कि एग्जैक्टली शियर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट तो हम लोगों ने पता कर लिया कि शियर फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट बिटवीन टू पॉइंट लोड। द वैल्यू ऑफ शियर फोर्स सडनली इंक्रीज और डिक्रीज एट पॉइंट लोड सेक्शंस। अब हम लोग बात करते हैं बेटा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की, दैट इज यूडीएल। और जहां पर यूडीएल सेक्शंस होता है बेटा, ध्यान रखना है, जहां पर यूडीएल सेक्शन होता है, यूडीएल सेक्शन में आपका जो शियर फोर्स है वो कंफर्म चेंज होता है और वो भी लीनियरली चेंज होता है, यूनिफॉर्म लीनियर चेंज होता है बेटा। शियर फोर्स की वैल्यू यूनिफॉर्म इंक्रीज होती है या फिर यूनिफॉर्मली डिक्रीज होती है, ध्यान रखना है। यूडीएल है, यूडीएल वाला जो सेक्शन है, यूडीएल वाले सेक्शन में शियर फोर्स वैल्यूएशंस is uniformly increased or uniformly decreased along the section। यूनिफॉर्म चेंज होता है बेटा। अगर यहां पर इस सेक्शन से इस सेक्शन तक वैल्यूएशंस कम होती है तो यूनिफॉर्म कम हो जाएगी बेटा शियर फोर्स की वैल्यू, या फिर यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो जाती है बेटा। सो शियर फोर्स along a section of UDL, along section of UDL, SF changes uniformly। शियर फोर्स की वैल्यू जो होती है बेटा यूनिफॉर्मली चेंज होती है, इंक्रीज भी हो सकते हैं, डिक्रीज। इंक्रीज डिक्रीज तो बेटा आपको ध्यान रखना है कि आपने साइन कन्वेंशन कैसा है उसके, नीचे वाले फोर्सेस राइट साइड के लेफ्ट साइड के है, पॉजिटिव है नेगेटिव, उसके अपोजिट्स कंडीशंस में। सो यूडीएल सेक्शन है तो यूनिफॉर्म चेंज है। अगर यूनिफॉर्म चेंज है बेटा तो जो यूडीएल सेक्शन के नीचे वाला पोर्शन रहेगा उस पोर्शन की लाइन कन्फर्म इंक्लाइंड लाइन ही बनेगी बेटा। सो आपको प्रेडिक्शन ध्यान रखना है, यूडीएल नहीं है, पॉइंट लोड है, उसके बीच में कन्फर्म हॉरिजॉन्टल लाइन होने वाली है। यूडीएल है, उसके नीचे वाली लाइन कन्फर्म 101% स्ट्रेट नहीं हो सकती, इंक्लाइन ही होने वाली है। और इंक्लाइन भी लीनियर इंक्लाइनेशन, लीनियर चेंज होने वाला है बेटा। ओके, सो आपको यूडीएल के नीचे वाला सेक्शन स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन, कोई लोडिंग नहीं है, पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन, जहां पर पॉइंट लोड है वहां पर सडनली इंक्रीज और डिक्रीज, स्टेप डाउन स्टेप अप, जितना स्टेप होगा जितनी वैल्यू होगा उतना ही वो स्टेप लेगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में। सो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है व्हाइल ड्राइंग द शियर फोर्सेस एंड बेंडिंग मोमेंट्स। सो बेटा शियर फोर्सेस में तो मैंने 3 पॉइंट्स बता दिए कि शियर फोर्सेस क्या होता है। ओके, अब सेकंड पॉइंट्स, बेंडिंग मोमेंट्स का कैसे होता है बेटा। सो जनरली बेंडिंग मोमेंट्स जो होते हैं वो बेंडिंग मोमेंट 1 डिग्री से उसका कर्व जो होता है 1 डिग्री से इंक्रीज हो जाता है। मतलब अगर 2 पॉइंट्स है बेटा, 2 पॉइंट लोड है, उसके बीच में कोई लोड नहीं है, शियर फोर्स वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट, बट उसके बीच में जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो लीनियरली इंक्रीज होता है बेटा या फिर डिक्रीज होता है। सो अगर 2 पॉइंट लोड है उसके बीच में कोई भी लोड्स नहीं लगा हुआ है, देन द शियर फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट लोड इज लीनियरली इंक्रीज और डिक्रीज, वहां पर लीनियर वेरिएशन होता है बेटा। सो शियर फोर्स में हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके एग्जैक्ट नीचे इंक्लाइंड लाइन, और वो भी इंक्लाइन कैसे, स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन। सो शियर फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में लीनियर वेरिएशन होता है बेटा। और जो पोर्शन यूडीएल वाला होता है, यूडीएल के नीचे वाला सेक्शन जो होता है बेटा, वहां पर वेरिएशन ऑफ शियर फोर्स कैसे होता है, दैट इज चेंज यूनिफॉर्मली। उसके बाद में वही सेक्शंस में जहां पर यूडीएल लगा हुआ था बेटा, उस यूडीएल सेक्शन का जो पोर्शन होता है वो वेरिएशन जो होता है वो फॉलो करता है पैराबोलिक कर्व। वो कौन सा कर्व फॉलो करता है बेटा, पैराबोलिक कर्व। देखो इसमें 1 डिग्री बढ़ चुके बेटा, दिस इज माय फर्स्ट डिग्री लीनियर लाइन, और ये हो गया बेटा 2nd डिग्री पैराबोलिक कर्व। सो जनरली यूडीएल के नीचे वाली लाइन शियर फोर्स में स्ट्रेट इंक्लाइंड, उसके नीचे वाली बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वाली लाइन
101% सेकेंड डिग्री पैराबोलिक कर्व होता है बेटा। शियर फोर्सेस का हॉरिजॉन्टल है, मतलब उसके नीचे इंक्लाइन लाइन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाली होंगी बेटा। जितना सेक्शन हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे होता है बिना कोई फोर्स का पॉइंट लोड होता है तो इंक्लाइन लाइन, यूडियल होता है तो उसके नीचे शियर फोर्स इंक्लाइन और उसके नीचे बेंडिंग मोमेंट कंफर्म सेकंड डिग्री पैराबोलिक की रिप्रेजेंट करना है। और जो वैल्यूएशंस है बेटा वो वैल्यूएशंस तो आपको लिखना ही है। ओके, सो ये पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। यूडीएल के नीचे वाला जो होता है, यूडीएल उसके नीचे यूडीएल वाला शियर फोर्स लाइन, इंक्लाइन लाइन, बेंडिंग मोमेंट, सेकेंड डिग्री पैराबोला, व्हाट इज सेकेंड डिग्री पैराबोला। ओके, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। चलिए, सो ये तो हो गया बेटा बेसिक रूल्स, आपको प्रेडिक्शन के टाइम पर ध्यान रखने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग इस पॉइंट में देखेंगे, दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर एंड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर्स। सो ये जो दो पॉइंट्स है बेटा, इसकी डेफिनेशंस भी आपको बोर्ड में पूछी जाती है कि व्हाट इज एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर एंड व्हाट इज एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर। सो बेटा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर और कॉन्ट्रा फ्लेक्चर्स आपको पता होनी चाहिए, और वो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर और कॉन्ट्रा फ्लेक्चर्स आपको हर एक पोजीशंस पर इंडिकेट करने हैं। अगर कोई पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर है या फिर कोई पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर है तो उस पोजीशंस को आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में कंपलसरी रिप्रेजेंट करना ही होता है। जैसे कि हम लोगों ने सब पॉइंट्स पर कैलकुलेशंस लिखे हैं, और आपको उसके साथ में अगर कोई पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर या फिर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर होता है तो उस पोजीशंस पर आपको वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट, वैल्यू ऑफ शियर फोर्स लिखना है। तो पहले तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर किसे बोलते हैं और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर किसे बोलते हैं। सो बेटा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर और कॉन्ट्रा फ्लेक्चर जो है, तो कॉन्ट्रा शियर रेफर्स टू शियर फोर्स डायग्राम एंड पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर रेफर्स टू द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शियर का मतलब होता है बेटा कि ऐसा कोई बीम सेक्शन है जिस सेक्शन पर शियर फोर्स डायग्राम पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज होती है। मतलब अगर कोई सेक्शन है बेटा, ये बीम सेक्शन है फ्रॉम दिस सेक्शन, सो इस सेक्शन में अगर शियर फोर्स डायग्राम, इसके नीचे वाला पोर्शन मतलब निगेटिव है, इसके ऊपर वाला पोर्शन मतलब पॉजिटिव है, और कोई ऐसा पोजीशन बनता है, कोई सेक्शन बनता है जिस सेक्शंस पर निगेटिव टू पॉजिटिव चेंज होती है या फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज होती है। सो जिस पोजीशंस पर शियर फोर्स डायग्राम नेगेटिव साइड टू पॉजिटिव साइड जाती है या पॉजिटिव साइड टू नेगेटिव साइड जाती है, यानी कि चेंज करता है, at that section this section is called as point of contrast shear. So what is meant by point of contrast shear? A section or position of a beam or section of a beam where shear force diagram changes its nature from positive to negative or negative to positive. This point is called as point of contrast shear. तो बेटा जिस पोजीशंस पर shear force diagram नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होती है बेटा, मतलब उस पोजीशंस पर उसकी वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है। सो एट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर वहां पर नेगेटिव टू पॉजिटिव वैल्यू होगी, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर पर शियर फोर्स की वैल्यू बनती है बेटा जीरो। आपको ध्यान रखना है, द वैल्यू ऑफ शियर फोर्स एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर, दैट मींस इट चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज होने वाला पोजीशन, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज होने वाली कंडीशन होती है जीरो, दैट इज जीरो वैल्यूएशंस ऑफ शियर फोर्स। सो द पॉइंट along the section of beam at which the shear force changes its nature from negative to positive, positive to negative, this position is called as point of contrast shear, and the value of shear force at that point of contrast shear as it changes negative to positive equals to zero. So आपको ध्यान रखना है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर की वैल्यूएशन जीरो है, और आपको अगर कोई पॉइंट मिल जाता है तो आपको उस डायग्राम में उसे रिप्रेजेंट करना ही है। अगर यहां पर इस डायग्राम में अगर सपोज ऐसे चेंज होता है बेटा, तो इस पोजीशंस को मुझे फाइंड आउट करना है, कहां पर उसका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर है, उसको हमें लोकेट करना होता है, और लोकेशन के बाद में उसे रिप्रेजेंट भी करना होता है। ओके, सो ये ध्यान रखना है, कभी भी आप शियर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर अगर है उस डायग्राम में तो उससे लोकेट करिए, वहां पर कैलकुलेशंस आपको इंपॉर्टेंटली करना है।
वैल्यूएशन नहीं करना है बेटा, शेयर फोर्स की वैल्यूएशन नहीं कैलकुलेट करना है, शेयर फोर्स की वैल्यू वापस 0 हो जाती है। ओके, चलिए बेटा, सेम वे, इन द सेम वे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर, जहां पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज होता है। नेचर ऑफ बेंडिंग मोमेंट चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। द पोजीशन और सेक्शन ऑफ अ बीम where bending moment changes its nature from positive to negative और negative to positive, sag to hog और hog to sag, ऐसे नेचर जिस पोजीशंस पर चेंज करता है बेटा, उस पोजीशंस को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर का मतलब है बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट सेक्शन दैट पोजीशन इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर। और जहां पर शेयर फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव चेंज करता है उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर। और दोनों पोजीशंस हमें रिकॉर्ड करनी होती है, लोकेट करनी होती है। अगर यहां पर बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव है, इस डायरेक्शन में अगर चेंज होता है, तो इस पॉइंट को जहां पर उसका वैल्यूएशन 0 है बेटा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है, यहां पर चेंज होते हैं बेटा, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर। सेम वे जहां पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर होता है बेटा, उसका valuations of bending moment at that positions equals to 0. The value of bending moment at a point of contra flexure must be 0. The value of shear force at point of contra shear must be 0. At point of contra shear, shear force changes its nature negative to positive, positive to negative. At point of contra flexure, बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इन नेचर फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और दोनों पॉइंट्स जब आप लोग शेयर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हो, सब पॉइंट्स के फोर्सेस, बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्सेस लिखते हो, तो आपको शेयर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर, कॉन्ट्रा फ्लेक्चर लोकेट भी करना है, पोजीशंस भी फाइंड आउट करना है, और वहां पे उसे लिख कर देना है कि ये पॉइंट पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर है, ये पॉइंट पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर है, और वैल्यूएशंस भी ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट, जब आप लोग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर लोकेट करते हो अगर बीच में, इस वैल्यू का कैलकुलेशन भी मुझे पता नहीं है, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट, वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज ऑलवेज मैक्सिमम at the position of contra shear। जहां जिस पोजीशंस पर कॉन्ट्रा शेयर होता है बेटा, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर जो होता है, इस पोजीशंस पर अगर मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर है, तो इसी पोजीशंस पर इस डायग्राम में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। यानी कि वैल्यू अगर यहां पर है, यहां पर 10 न्यूटन मीटर है, यहां पर 20 न्यूटन मीटर है, दूसरी जगह कुछ तो वैल्यूएशंस है, तो आपको ध्यान रखना है जिस जिस पोजीशंस पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर बनता है बेटा, उसी पोजीशंस पर उसकी वैल्यू मैक्सिमम बनती है बेंडिंग मोमेंट में। अगर इस डायग्राम में एक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर है और वही कॉन्ट्रा शेयर पॉइंट पर ही मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट अलोंग टोटल सेक्शन है, ध्यान रखना है। अगर आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है, तो बेटा सबसे पहले ढूंढो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर कहां पर है। जिस पोजीशन पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर है, वही पोजीशंस पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ दैट सेक्शन है। अगर दो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर है, तो दोनों जगह क्रॉस चेक करो, दोनों में से जिस जगह पर ज्यादा वैल्यूएशन है, वही पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर, सॉरी वैल्यू है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की, उसमें से आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है। अगर आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है, तो आपको ध्यान रखना है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर इसी पोजीशंस पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है। अगर यहां पर है तो यहां पर है। अगर दो पॉइंट्स है कॉन्ट्रा शेयर वाले, तो दोनों पॉइंट क्रॉस चेक करिए, दोनों में से जिस पोजीशंस पर वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज ग्रेटर, वही मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है अलोंग टोटल सेक्शन ऑफ बी। कहीं दूसरी जगह ढूंढने की जरूरत नहीं। तो ध्यान रखना है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर आपको लोकेट करना ही है, और उस पॉइंट पर आपको बेंडिंग मोमेंट के कैलकुलेशंस भी करना है। वो बेंडिंग मोमेंट आपका मैक्सिमम होने वाला है, और वो बेंडिंग मोमेंट आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में रिप्रेजेंट भी करवाना है। ओके, सो सब बेसिक पॉइंट्स मैंने आप लोग के लिए क्लियर किया कि एग्जैक्टली बेंडिंग मोमेंट्स क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा शेयर क्या होता है, कॉन्ट्रा फ्लेक्चर्स क्या होते हैं।
और कॉन्ट्रा फ्लेक्चर्स पर हम लोग फोकस करते हैं। कॉन्ट्रा शियर और कॉन्ट्रा फ्लेक्चर लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा इन डिजाइन ऑफ फेल्यूर सिस्टम्स। कहां पर फेल हो सकता है, डिफ्लेक्शन या फिर डिफ्लेक्शन में फेल्यूर कैसे हो सकता है, शियर में कैसे फेल्यूर हो सकता है। तो कॉन्ट्रा शियर और कॉन्ट्रा फ्लेक्चर यही पोजीशंस होते हैं बेटा कि जहां पर नेचर्स चेंज होता है। सो उस पोजीशंस को लोकेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो बेसिकली ये पॉइंट्स आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद में दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बेटा वीडियो थोड़ा लंबा चल रहा है। सो आपको बेंडिंग मोमेंट रिलेटेड और बात ध्यान रखनी है। द बेंडिंग मोमेंट एट द एंड सपोर्ट्स ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट्स ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम इक्वल्स टू 0। जो सिंपली सपोर्टेड बीम, अगर मैं सिंपली सपोर्टेड बीम कंसीडर करता हूं तो ए सपोर्ट और बी सपोर्ट, सपोर्ट ए और सपोर्ट बी के बीच में कुछ भी लोडिंग कंडीशन हो, अगर सपोर्ट ए है सपोर्ट बी है, एंड में सपोर्ट लगा हुआ है, दैट इज सिंपली सपोर्टेड बीम है। द बेंडिंग मोमेंट एट द सपोर्ट्स ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑलवेज इक्वल्स टू 0। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बेंडिंग मोमेंट एट अ फ्री एंड ऑफ कैंटिलीवर बीम इक्वल्स टू 0। आपको और ध्यान रखना है बेटा, बेंडिंग मोमेंट एट द फ्री एंड ऑफ कैंटिलीवर बीम इक्वल्स टू 0 और बेंडिंग मोमेंट एट अ फिक्स्ड एंड, जो कैंटिलीवर का अपोजिट दूसरा एंड होता है बेटा, एक फ्री होता है दूसरा फिक्स्ड होता है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑलवेज ऑकर्स एट फिक्स्ड पोजीशन। जो फिक्स पोजीशंस होता है उसी पोजीशंस पर सबसे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट होता है, दैट इज मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। और फ्री एंड जो होता है बेटा वहां पर बेंडिंग मोमेंट होता है 0। उसके बाद में जो ओवरहैंग बीम होता है बेटा, तो ओवरहैंग बीम के जो एंड पोजीशंस होती है, अगर ओवरहैंग बीम दोनों साइड से ओवरहैंग है तो दोनों फ्री एंड पर बेंडिंग मोमेंट 0 है। एक साइड से सपोर्टेड है दूसरे साइड से फ्री एंड है, तो जो एंड वाले पोजीशंस है, अगर सपोर्टेड भी है एंड वाले पोजीशंस तो भी वहां पर 0 है, अगर फ्री है तो भी वहां पर 0। सो ओवरहैंग बीम अगर है तो जो दो एंड्स होने वाले बेटा, लास्ट वाले दो एंड्स, इधर का फ्री है सपोर्टेड है कोई मतलब नहीं, बोथ साइड अगर ओवरहैंग है तो दोनों साइड के एंड, उस एंड का बेंडिंग मोमेंट बेटा 0 होने वाला है। सो बेंडिंग मोमेंट एट द एंड पॉइंट्स ऑफ ओवरहैंग बीम इज आल्सो 0। और ये पॉइंट्स आपको ध्यान रख के पूरा कैलकुलेशन रखना है। तो बेटा जब भी आप लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो मैंने जितने पॉइंट्स आज डिस्कस किए सब पॉइंट्स को ध्यान रखना है। लोड नहीं है, पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन ही आनी चाहिए, उसके नीचे इंक्लाइन लाइन ही होनी चाहिए। यूडीएल है तो कंफर्म यहाँ पर इंक्लाइन लाइन होनी चाहिए शियर फोर्स में। शियर फोर्स के नीचे वाला पोर्शन में कंफर्म यहाँ पर पैराबोलिक शेप दिखना चाहिए, वहां पर मेंशन करना है पैराबोलिक सेकंड डिग्री पैराबोलिक कर्व। ओके, उसके बाद में रिएक्शंस वगैरह सब फोर्सेस कैलकुलेशंस करने हैं, शियर फोर्सेस से सब पॉइंट्स पर शियर फोर्स के वैल्यू लिखना है, बेंडिंग मोमेंट के सब डायग्राम में बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूएशन लिखना है, रेफरेंस लाइन के ऊपर साइड में पॉजिटिव, नीचे साइड में नेगेटिव, जो साइन कन्वेंशंस आप लोग यूज करेंगे उसको भी मेंशन करना है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर और कॉन्ट्रा फ्लेक्चर वैल्यूएशंस लोकेट करने हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर जिस पोजीशन पर, उस पोजीशन पर बेंडिंग मोमेंट भी कैलकुलेट करना है, वही आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूरे सेक्शन में बनता है। दूसरे पॉइंट देखना है, लेंथ इक्वल्स टू स्पैन ऑफ बीम, शियर फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट बिटवीन पॉइंट लोड्स, इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, और शियर फोर्स पॉइंट लोड जहां पर होता है सडनली इंक्रीज और डिक्रीज हो जाता है। तो इसके बाद में यूडीएल में इंक्रीज और डिक्रीज होता है, यूनिफॉर्म सेक्शन में यूडीएल जहां पर होता है तो लाइंस भी चेंज होती है, इंक्लाइन लाइन होती है, और इसके नीचे पैराबोलिक कर्व होता है। वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज ऑलवेज मैक्सिमम एट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। जिस पोजीशन पर शियर फोर्स पॉजिटिव नेगेटिव चेंज करता है बेटा कॉन्ट्रास्ट शियर बोलते हैं। वैल्यू ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शियर, द शियर फोर्स इक्वल्स टू 0। जिस पोजीशन पर पॉजिटिव नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चेंज करती है बेटा उस पोजीशंस को हम लोग कॉन्ट्रा फ्लेक्चर बोलते हैं। एट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट इक्वल्स टू 0। सो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूएशन आपको 0 रख के उसे आप पर फाइंड आउट करना है। ओके, सो मोटा मोटी तो मैंने पूरा पार्ट कवर अप कर लिया बेटा कि एग्जैक्टली बेंडिंग मोमेंट्स क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट्स रिलेटेड डायग्राम्स कैसे होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, शियर फोर्स डायग्राम, लोकेशंस वगैरह पूरा पार्ट कवर अप कर लिया। सो मैंने रूल्स रेगुलेशंस आप लोग को समझा दिया है बेटा
कि शेयर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते टाइम किस रूल्स को आपको फॉलो करना है, किस पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। तो यही पॉइंट्स हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले, कैलकुलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू यूज करने वाले, तो सब पॉइंट्स ध्यान रखने बेटा। सो पहले 3 पार्ट्स में पूरा बेसिक थ्योरी फाइंड आउट करना है, कवर अप करना है। इस पार्ट में आपको एग्जैक्टली कैसे ड्रॉ करना है उससे फोकस करना है। और जो नेक्स्ट सेशंस होने वाला है बेटा, उसमें हम लोग एग्जैक्ट न्यूमेरिकल्स फोकस करेंगे, एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शेयर, पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, लोकेट कैसे, शेयर फोर्सेस कैलकुलेशंस कैसे होता है, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कैसे होता है, साइन कन्वेंशंस कैसे यूज करते हैं, साइन कन्वेंशन यूज करने के बाद में वैल्यूएशंस कैसे फाइंड आउट होते हैं, ये ड्राइंग कैसे ड्रॉ होती है शेयर फोर्सेस और बेंडिंग मोमेंट्स का, सब स्टडी करेंगे। सो नेक्स्ट सेशन से हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। पहले 4 सेशंस अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद में पूरे पॉइंट्स हम लोग वहां पर कवर अप करेंगे। ओके, सो बेटा आपको अगर लगता है कि ये वीडियो सीरीज आपको कोई हेल्प कर रही है तो थोड़ा थैंक्स वैंक्स बोल दीजिए, मुझे भी थोड़ा मोटिवेट कर लीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक वाइक मार दीजिए। ओके, सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में विद न्यूमेरिकल्स। थैंक यू सो मच।